हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर को पढ़ के देखते गाइज, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है और ये सिटी न्यूज़ है। सिटी न्यूज़ इसलिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब छोटे छोटे कोलोकेशंस मिलते हैं। अगर मैं आपको कुछ कोलोकेशंस अभी दिखा दूँ गाइज, तो आप देखिए जैसे यहाँ पर एक कोलोकेशन है, म्यूट बाई स्टैंडर। अब इतना प्यारा है कि म्यूट बाई स्टैंडर का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा बंदा जो एकदम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखे, तो कहते हैं ना कि खड़े होकर बीन, उसको बोलते हैं म्यूट बाई स्टैंडर। यानी कि भैया ये तो बस तमाशा देखता है, खड़े हुए कुछ करता नहीं यार, ये तो बस बाई स्टैंडर है, वो भी म्यूट है, एकदम चुप है। ठीक है। कॉन मैन, कितना प्यारा वर्ड है। कॉन मैन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो धोखा दे, जो चीट करे, जो ठगी हो, उसको कॉन मैन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है गो ऑन हंगर स्ट्राइक, यानी कि भूख हड़ताल पर चले जाना, कि भाई उसने भूख हड़ताल किया तो ही वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। तो आपको ऐसे कोलोकेशंस मिलते हैं। सिटी न्यूज़ पढ़ते हैं, माइक इधर, सिटी न्यूज़ जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्या होता है? जब नस के माध्यम से आपको कोई लिक्विड वगैरह दिया जाता है, उसको इंट्रावेनस कहते हैं। तो नए नए वर्ड्स मिलते हैं, देख रहे हैं। इंट्रावेनस फूड्स और ड्रग्स आर गिवन टू सिक पीपल, जो बीमार है उनको दिया जाता है थ्रू देयर वेन्स, नसों के माध्यम से, रैदर देन द माउथ, माउथ से नहीं दिया जाता। ओके, जैसे कि ही वॉज पुट ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड। उसके बाद यहाँ पर है कि राइज सीरियस कंसर्न। अब यहाँ पर राइज की जगह रेज होना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ कि अगर आप कोई सीरियस मुद्दा उठाते हैं तो रेज सीरियस कंसर्न कह सकते हैं कि ही हैज़ रेज्ड अ सीरियस कंसर्न। यहाँ पर एक वर्ड है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कि रोड पे आपने देखा होगा ना कि रोड को घेर के लोग गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं। तो अब हिंदी तो पता नहीं क्या है इसकी हिंदी, मैं सिचुएशन बताता हूँ। हिंदी में पता नहीं अतिक्रमण है क्या होता है, आई डोंट नो। एनक्रोचमेंट का मतलब है कि आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या कोई भी किसी का है, उसको आप घेर करके या तो गाड़ी पार्क करते हैं या कोई चीज़ बना देते हैं, आप एनक्रोचमेंट करते हैं, आप मतलब उसको घेर लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, ये छोटा सा एक आपका प्रपोजिशनल फ्रेज, इसका मतलब होता है कि इस रूप में, कि भाई आपने वहाँ पर, जैसे आप कोई बिजनेस चला रहे थे, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के रूप में आप कुछ और चला रहे थे। इन द फॉर्म ऑफ का मतलब उस रूप में। एक फ्रेजल वर्ब आ गया है स्प्रिंग अप। स्प्रिंग अप का मतलब होता है कि अचानक से उगना, अचानक से प्रकट हो जाना। जैसे कि मान लो कि आपके खेत में कुछ प्लांट्स अपने आप उग रहे हैं, तो कह सकते हैं कि सम वाइल्ड प्लांट्स आर स्प्रिंगिंग अप। और नहीं तो कहीं पर अचानक से कुछ चीज़ें आपको रोड पे दिख गई कि अचानक से आ गया, किसी ने कुछ बना दिया, तो सम थिंग्स हैव स्प्रंग अप ऑन द रोड। स्प्रिंग अप का मतलब पता नहीं जी कैसे आ गया, अचानक से आ गया। इफ समथिंग स्प्रिंग्स अप इट सडनली अपीयर्स और बिगिंस टू एग्जिस्ट। अचानक से अपीयर होता है, अचानक से एग्जिस्ट होने लगता है। टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड इन सच मैटर्स। अभी बना बनाया आपका कोलोकेशन है, पूरा इतना लंबा बोल सकते हैं। जैसे कोई मामला हो गया, अब हम कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड, तो इतना तो आप बोल ही सकते हैं। उसके बाद अब आगे जो भी इन सच मैटर की जगह जो भी लगाए, टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड का मतलब एकदम साफ सुथरा, एकदम मजबूत कदम लेना। अब इन सच मैटर्स का मतलब इन मामलों में, तो मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट शुड टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड, तो ये आपको रटना पड़ेगा। जब भी ऐसी नौबत आएगी आप बोलना शुरू कर लोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है बी एट लॉस। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर। आई एम एट लॉस, यू आर एट लॉस। तो एट लॉस का मतलब क्या है? इफ़ यू से दैट यू आर एट लॉस, यू मीन दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पजल्ड है, आप परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, यू आर एट लॉस। कम डाउन विद एन आयरन हैंड, इसका मतलब है कि भाई आपको एक मजबूत कदम के साथ आना चाहिए, मजबूत कदम उठाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड कम डाउन विद एन आयरन हैंड। तो ये सब सीखने को आपको मिलेगा। ये आयरन हैंड की परिभाषा दी हुई है। जैसे कि पीनल एक्शन, तो पीनल एक्शन का मतलब कि कोई भी जो कानूनी एक्शन है, कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। उसके बाद यहाँ पर है ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक। अगर कोई चीज़ ट्रैफिक को बाधित करे तो कह सकते हैं कि दिस थिंग ऑन द रोड हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड द ट्रैफिक, इसने ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, बाधित कर दिया। कॉज हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम होना, पैसों की दिक्कत, तंगी। तो यार ये जो चीज़ है ये हार्डशिप को पैदा कर रहा है, दिस थिंग इज़ कॉजिंग हार्डशिप। तो देखिए कि क्या कुछ आपको सीखने को मिल जाता है एक न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं कहता हूँ सिटी न्यूज़। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये तो हो गया। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। अगर अब तक आप जुड़े हैं तो चैनल को लाइक तो कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, बढ़ें आगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी लेते हैं। इसमें देखो आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें लिखा है कि कॉन मैन ऑन स्ट्राइक। जो हेडलाइंस होते हैं ना, उसमें ज़्यादा ग्रामर नहीं होता, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, और नहीं तो ऐसे ही छोटे मोटे प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं।
कॉन मैन ऑन स्ट्राइक इन जेल, कहीं कोई आर दिखाई दे रहा है, इज दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। यानी कि जो कॉन मैन है, यानी कि जो वो धूर्त है, वो जो ठगी है, जो ठग है, वो स्ट्राइक पर है। कहाँ पर? जेल में उसने स्ट्राइक कर दिया। डिमांड्स, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डिमांड्स मीटिंग विद वाइफ, किस चीज़ की डिमांड कर रहा है वो? वाइफ से मिलने की डिमांड कर रहा है। तो हेडलाइन ऐसे होते। अब हम इसको पढ़ के देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेल्ड कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर हैज़ गॉन ऑन अ हंगर स्ट्राइक। इतना पहले समझ लीजिए, आपको टेंस आता है। ये जो अचानक आप ये जेल्ड देख रहे हैं ना, ये क्या है? मुझे ना ये खिड़की बंद करने दीजिए, काफ़ी साउंड। अक्षत कुड यू कम हियर? आर यू फ्री? अक्षत, अक्षत, could you shut that window, that one? No, from the back side. Yeah, pull it towards you. Pull. Yes, you can do it. Come on now. Yes, now push it. Very good boy, lovely, super. Okay, thank you. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेल्ड कॉन मैन। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि जेल्ड क्यों है। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये जितने भी थर्ड फॉर्म्स होते हैं ना, इसको समझिए सबसे पहले। ये देखिए, जैसे कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और इसके बगल में आपको कोई नाउन मिल जाए, आप क्या समझेंगे? जैसे मैं बोलूँ कि स्टोलन बाइक, क्या समझेंगे आप? अगर यहाँ पर मिल जाए कि जेल्ड कॉन मैन, क्या समझेंगे आप? यहाँ मिल जाए बर्न्ट हाउस, क्या समझेंगे आप? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये V3 है बॉस, ये जो आप देख रहे हो ये V3 है और ये एक नाउन है। तो ये जो V3 होगा ना, हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव हो गया ये। तो एडजेक्टिव क्यों हो गया? ये जो नाउन है इसके बारे में कुछ बता रहा है। बाइक कैसा बाइक है? स्टोलन है। अब इससे सवाल पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ बाइक, विच टाइप ऑफ बाइक? जवाब में आएगा स्टोलन बाइक। स्टोलन बाइक मतलब जो पहले से चुर गया हो। अच्छा, ये जो V3 का जो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड यानी कि काम डन है। अगर हम V3 का एडजेक्टिव लगा रहे हैं, हम क्या समझेंगे? हो रहा है कि हो चुका है? हो चुका समझेंगे, डन समझेंगे, समझ रहे? तो स्टोलन बाइक का मतलब कि बाइक चोरी हो चुकी है। अब मुझे बाइक दिखाई दे रही है तो मैं कह सकता हूँ कि सी दिस इज़ द स्टोलन बाइक। अबे यही है चोरी वाली बाइक, यही है। मतलब उस बाइक का अब नाम हो गया कि ये चुराई हुई बाइक है। यानी कि दूसरी भाषा में हम इसको कैसे बोलेंगे कि दिस बाइक वॉज स्टोलन या दिस बाइक हैज़ बीन स्टोलन, यूँ समझ लीजिए। तो स्टोलन बाइक। जेल्ड कॉन मैन, कॉन मैन मतलब वो ठग। जेल्ड का मतलब इसको जेल कर दिया गया है। कंप्लीटेड एक्शन यानी कि अभी वो बंदा कहाँ है? जेल में है। ये बाइक कैसी है? चुराई हुई है। चुराने का काम हो गया, जेल भेजने का काम हो गया, डन, कंप्लीटेड एक्शन। बर्न्ट हाउस, घर कैसा है? जला हुआ है, यानी कि जलने का काम हो गया, जलकर बराबर हो चुका है। ये बहुत मज़ेदार है दोस्तों, सीख लीजिए एक बार। ओके जी, चलिए आगे देखें। चलिए, हाँ जी, आइए जी। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई जेल्ड कॉन मैन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुकेश चंद्रशेखर, ये उसका नाम है। हैज़ गॉन, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ गॉन ऑन अ हंगर स्ट्राइक। ये पूरा का पूरा है गो ऑन अ हंगर स्ट्राइक। इसका मतलब होता है भूख हड़ताल करना। तो उसने भूख हड़ताल किया है, वो भूख हड़ताल पर चला गया है। प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर कॉमा लगा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिमांडिंग अ मीटिंग विद हिज वाइफ, यहाँ पे फुल स्टॉप। अभी ING से देखिए, डिमांडिंग अ मीटिंग विद हिज वाइफ का क्या मतलब है? आज तो मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, चाहे जितना वक्त लगे। आप भी सीख लीजिए, कला सीख लीजिए, इसका क्या मतलब है। डिमांडिंग अ मीटिंग विद हिज वाइफ, अब मैं इसको क्या समझूंगा? अगर यहाँ पर ऐसे रहता, कि ही इज़ डिमांडिंग अ मीटिंग विद हिज वाइफ, तो हम कह भी सकते थे कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वो एक डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? एक मीटिंग डिमांड कर रहा है। मीटिंग तो मीटिंग होती है, डिमांडिंग अ मीटिंग विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ एक मीटिंग डिमांड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई इज विज नहीं था, यहाँ पर सीधा एक हमारा सेंटेंस था और उसमें ये लगा हुआ था बस। यानी कि हमारा सेंटेंस है कि वो भूख हड़ताल पे चला गया। ये था, देखिए कि ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, ऐसे था ना, ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। और यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि डिमांडिंग
with his demanding a meeting, thank you, camera is on. Okay, demanding a meeting with his wife. तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझते हैं। इसका मतलब है कि डिमांड करते हुए, वो भूख हड़ताल पर चला गया कुछ करते हुए। क्या करते हुए? डिमांड करते हुए। क्या डिमांड कर रहा था? मीटिंग। किसके साथ होनी थी? वाइफ के साथ। यानी कि वाइफ के साथ मीटिंग की डिमांड करते हुए, कर डिमांड करके, डिमांड करते हुए, ऐसे हम समझेंगे। भूख हड़ताल पर चला गया, ठीक है। अच्छा, हम अगर ऐसे बोले कि होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़कर, ही सेड आई लव यू, उसका हाथ पकड़कर उसने बोला आई लव यू। तो इसका मतलब है हाथ पकड़ के। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि ओपनिंग द डोर, ही वेंट इनसाइड, यानी कि दरवाज़ा खोलकर। तो डिमांडिंग अ मीटिंग डिमांड करके, ऐसे समझ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द प्रीजन्स अथॉरिटी। अब ये जो छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, रटे रटाए होते हैं। अकॉर्डिंग टू का बस इस्तेमाल और कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू फलाना, अब फलाने में आप जो भी लिख दो, फलाने में प्रीजन्स अथॉरिटी लिख दो, वो रहेगा तो अकॉर्डिंग टू ऐसा ही। अकॉर्डिंग टू मी कर दो, अकॉर्डिंग टू यू कर दो, अकॉर्डिंग टू हिम कर दो, ये होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू द प्रीजन्स अथॉरिटी, यानी कि जो जेल की जो अथॉरिटी उसके अनुसार ये बस जुमला है। ही डिडंट ईट हिज फूड फ्रॉम अप्रैल 23 टू मे 22, यानी कि उसने खाना नहीं खाया, अपना भोजन नहीं किया 23 अप्रैल से 2 मई तक उसने भोजन नहीं किया। एंड देन अगेन फ्रॉम May 4 टू May 12, और 4 मई से 12 मई तक भोजन नहीं किया। नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे ये फ्रॉम लगा हुआ है। अच्छा, फ्रॉम और टू का इस्तेमाल है। फ्रॉम कहते हैं ना, फ्रॉम मॉर्निंग टू, या तो टिल भी लगा देते हैं, यहाँ टू भी चलता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये भी एक रटाया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज पुट ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड। तो ड्यूरिंग का मतलब कि जब वो खाना नहीं खा रहा था, भूख हड़ताल पर था, तो उस दरमियान ही वॉज पुट, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उसको रख दिया गया। ही वॉज पुट किस चीज़ पर? ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, इन द जेल डिस्पेंसरी। तो ये कब कहाँ पर रखा गया? जेल के डिस्पेंसरी में। इन द जेल डिस्पेंसरी उसको इंट्रावेनस फ्लूइड पर रख दिया गया। तो आपको पैसिव भी आना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो देख लीजिए, किसी भी न्यूज़पेपर में ज़रूरत किसकी पड़ती है आपको? पैसिव की। अगर ये पास्ट का पैसिव होगा कि ऐसा किया गया, ज़रूरी नहीं कि बार बार बाई लगे, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट, पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है, यानी कि कुछ करता नहीं है, बेचारा रिसीव करता है। उसको मार लगती है, उसकी पिटाई होती है, उसका इलाज होता है, वो किसी का इलाज नहीं करता है। तो सब्जेक्ट है। अगर आपको पास्ट का दिखाना है तो आप अकेला है तो वाज लगा दो, एक से ज़्यादा है तो वर लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। जरूर नहीं कि हर बार बाई लगाओ। अब उसको भाई इंट्रावेनस फ्लूइड पर रखा गया, तो ही वॉज पुट, उसको रखा गया किस पर? ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड। हो गया, क्लियर है। उसको भैया पीटा गया तो ही वॉज बीटन। अब यहाँ ही का मतलब, ये ही कुछ नहीं कर रहा है, ये जो ही है बेचारा ये सब्जेक्ट है, बट ये डूअर नहीं, कर नहीं रहा है, इसके साथ कुछ हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है, समझ रहे? ही वॉज बीटन, मार खा गया बेचारा, इसका इस्तेमाल होता है। वही अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि भाई हम ऐसे दिखाना चाहते हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो हम ऐसे बोलते हैं, हैज़ बीन लगा देते हैं, ही हैज़ बीन अरेस्टेड कर देते हैं। ये सबको मिलेगा ज़रूर। चलिए एक मिनट जी, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर है कि जेल पनिशमेंट हैज़ बीन मेड। देखो हैज़ बीन आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी आ गया। जेल पनिशमेंट हैज़ बीन मेड, यानी कि जेल का पनिशमेंट, हैज़ बीन मेड का मतलब कि पनिशमेंट रखा गया है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ पनिशमेंट एक बनाया गया है। फॉर दिस मिसकंडक्ट, यानी कि इस, ये जो मिसकंडक्ट है, देखो फॉर दिस मिसकंडक्ट, ये क्या है? ये पूरा का पूरा जुमला है कि इस गलत आचरण के लिए जेल पनिशमेंट हैज़ बीन मेड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक जेल का पनिशमेंट तैयार किया गया है। सेड एन ऑफिशियल, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा। हो गया, कोई तकलीफ यहाँ तक?
ऐसे आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा इसे। देखिए, ही डिमांडेड, अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिमांडेड। अब डिमांडेड के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है टू अरेंज। आपको क्या लगता है टू कोई प्रपोजिशन है? मतलब ही नहीं बनता, ये टू प्रपोजिशन नहीं है, ये टू आपका इन्फिनेटिव का हिस्सा है। टू के बाद यहाँ जो आप अरेंज देख रहे हैं ना, वर्ब का बेस फॉर्म, तो ही डिमांडेड, उसने डिमांड किया, क्या करने का, पर्पस क्या था डिमांड का, अरेंज करने का। क्या अरेंज करना था? अ मीटिंग। ही डिमांडेड टू अरेंज अ मीटिंग। किसके साथ मीटिंग करनी थी? विद हिज वाइफ, कॉमा, कौन है वाइफ? लीना मारिया पॉल। ये वाइफ के बाद जो कॉमा है इसको क्या बोलते हैं? एपोजिशन बोलते हैं। क्या करता है एपोजिशन? बगल वाले के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देता है। एक एक कॉमा पे ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि भाई ही स्लैप्ड अ मैन, मैन के बाद में कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ अ फेमस प्लेयर, और यहाँ पर यहाँ पे बस इतना पे छोड़ दूँ, ही स्लैप्ड अ मैन अ फेमस प्लेयर। तो उसने एक आदमी को चाटा मारा, वो आदमी कौन था? एक फेमस प्लेयर था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वो मीटिंग चाहता था अपनी वाइफ के साथ, कॉमा, वाइफ कौन है? तो लीना मारिया पॉल है, हो गया। अब फिर कॉमा करके लिखा है कि हु इज लॉस्ड इन जेल नंबर 6 एट तिहाड़। अब ये जो हु है ये मारिया पॉल के बारे में बता रहा है कि जो लॉस्ड है यानी कि बंद है जेल नंबर 6 में, तिहाड़ में। बताओ, वो भी जेल में है। इन दिस कनेक्शन, अब इस कनेक्शन में, इस संबंध में, ही इज ऑलरेडी बीइंग अलाउड, इससे पहले ही अलाउ किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। इंटर जेल मुलाकात, अंदर जेल में जो मुलाकात करते हैं उसे अलाउ किया जा रहा है विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार मिल सकता है। तो ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा, तब भी वो हड़ताल कर रहा है। तो इस छोटे से न्यूज़ में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया। अब हमारा ये बड़ा वाला जो न्यूज़ है, बताइए, ये भी न्यूज़ करके देखें। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे रेज्ड सीरियस कंसर्न। पहले तो यहीं तक देखिए, ये जो बीच में दे देते हैं ऑन ट्यूसडे, इसको भूल जाइए, ये तो मंगलवार की बात है, बीच में स्टाइल है। मेन आपका सब्जेक्ट क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट, ये सब्जेक्ट है हाई कोर्ट। रेज्ड आपका वर्ब है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया, रेज मतलब उठाना, रेज योर हैंड्स, तो उठाया। क्या उठाया? सीरियस कंसर्न, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा उठाया। किस चीज़ पर वो कंसर्न था? ओवर का मतलब कि उस मुद्दे पर, कहते हैं ना कि किस चीज़ पर ये झगड़ा है, तो ओवर व्हाट आर यू क्वारलिंग, या व्हाट आर यू क्वारलिंग ओवर, तो वी आर क्वारलिंग ओवर दिस प्रॉपर्टी मैटर और दिस दैट। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक गंभीर मुद्दा उठाया ओवर एनक्रोचमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। देखिए, एनक्रोचमेंट पर, यानी कि आप अतिक्रमण कर लेते हैं, जगह घेर लेते हैं। किस रूप में जगह घेरते हैं? तो इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। आप धार्मिक कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ भी, कुछ मूर्ति कुछ भी आपने बिना परमिशन के कुछ बना दिया। अब आप चूँकि धार्मिक नाम ले लेते हैं तो भाई कोई कुछ कह नहीं पाता है, तो वही लिखा है कि इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर, आप कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि दैट हैव स्प्रंग अप। अब आपको बता सकता है आप में से दैट का क्या मतलब है? बताइए जरा, दैट क्या है ये जो दैट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस दैट का मतलब क्या है? ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा है कि वो धार्मिक स्ट्रक्चर, इमारत है, जो भी स्ट्रक्चर आप खड़ा करते हैं, दैट हैव स्प्रंग अप। स्प्रिंग अप का मतलब होता है पनप जाना। तो दैट का मतलब कि जो पनप गए हैं इन द मिडिल ऑफ द रोड के बीच में पनप गए हैं, इन द कैपिटल यानी कि दिल्ली में। यहाँ तक क्लियर है? तो स्प्रिंग अप समझ में आ गया? अब लिखा है कि इट वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप कहते हो कि आई वॉन्डर्ड, आई एम वॉन्डरिंग, इसका मतलब चकित हो, सोच रहे हो, अजीब परेशान हो। तो इट वॉन्डर्ड, तो ये एक बड़ा ही इसने सरप्राइज कर दिया, इट वॉन्डर्ड, चकित कर दिया है। हाउ वुड अ सिविलाइज सोसाइटी सर्वाइव, कैसे एक सभ्य समाज सर्वाइव करेगा, इफ़ अथॉरिटीज़ रिमेन्ड अ म्यूट बाई स्टैंडर, अगर अथॉरिटीज़ चुपचाप एकदम एक मूक दर्शक बनकर देखेगी, चुपचाप दर्शक बनकर देखेगी, टू सच अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस, इस तरह के बिना आज्ञा के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर उस पर अथॉरिटी ऐसे देखेगी तो ये कहीं ना कहीं, हाउ वुड अ सिविलाइज सोसाइटी सर्वाइव, कैसे सोसाइटी सर्वाइव करेगा।
अब मुझे बताइए कि इस वुड का क्या मतलब है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इफ़ क्या है, हाउ वुड, हाँ, हाउ वुड अ सिविलाइज्ड सोसाइटी सर्वाइव। जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं और इफ़ आता है तो जनरली वो कंडीशनल सेकंड कहलाता है ना। तो कंडीशनल सेकंड में क्या होता है, हम हिंदी में ऐसे सोचते हैं ना, कैसे करता, एक सोसाइटी कैसे सर्वाइव करती अगर अथॉरिटी चुप रह जाती। हालांकि हम ऐसे फ्यूचर की तरफ इसका इशारा करते हैं कि कैसे सर्वाइव करेगा अगर अथॉरिटी चुप रह जाएगी। तो चूँकि अथॉरिटी चुप नहीं रहेगी, इतना चुप लोग नहीं रहते हैं, इसलिए इसको वो मतलब इमेजिनेशन में दिया है। नहीं तो जनरली इंसान कंडीशनल फर्स्ट में दिखाता है कि इफ़ अथॉरिटी रिमेन्स रिमेन्स टू बी अ म्यूट बाई स्टैंडर, बट इसको कंडीशनल सेकंड में दिखाया है कि अगर ऐसा हो, मान लो कि वैसे अथॉरिटी चुप नहीं रहेगी, लेकिन अगर ऐसा हो तो सोसाइटी कैसे सर्वाइव करेगी। जैसे अगर ऐसा बोलना हो कि अगर आप सुबह उठोगे एक लड़की की तरह तो आप क्या फील करोगे, है फ्यूचर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना इफ़ यू गेट अप, हमें ऐसा बोलना होगा इफ़ यू गॉट अप एज अ गर्ल, इफ़ यू गॉट अप एज अ गर्ल तुम कैसा फील करोगे, व्हाट वुड यू फील या हाउ वुड यू फील, ये होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि इफ़ यू गेट अप, मन तो आपका यही करेगा ये बोलने का कि इफ़ यू गेट अप एज अ गर्ल व्हाट विल यू फील, क्योंकि ये फिर रियलिटी की तरफ चला जाएगा कि आज न कल तुम उठोगे और लड़की की तरह उठ गए तो क्या करोगे, ये रियलिटी हो गया कि आज न कल लड़की बन ही जाएगा। इस वाले में रियलिटी नहीं है, मान लो तो इमेजिनेशन है, कल्पना है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर तुम लॉटरी जीतोगे तो क्या करोगे, उसका लॉटरी से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, कभी लॉटरी खेला नहीं, तो इमेजिनेशन है। तो इफ़ यू वॉन होगा, इफ़ यू वॉन द लॉटरी तुम क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू। लेकिन एक बंदा लॉटरी खेलता है, अब मैं उसे बोलूँगी अगर तू जीतेगा तो जीत सकता है, चांस है, क्योंकि इसी लाइन में है। मैं बोलूँगा इफ़ यू विन द लॉटरी तू क्या करेगा भाई, व्हाट विल यू डू। ये फ़र्क होता है। तो ये अंग्रेज़ों का स्टाइल है। अपने हिंदी में लोग ऐसा नहीं सोचते, वो तो मैं ये होता तो वो होता, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, हिंदी में रह जाते हैं। उनको टीचर्स भी वैसे मिलते हैं, ये होता तो वो होता, मैं चिड़िया होता तो उड़ जाता। चलिए गाइस आगे देखें। द कोर्ट स्ट्रेस्ड, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट, कोर्ट ने स्ट्रेस का मतलब है जोर दिया, दैट सिविक बॉडीज एंड पुलिस मस्ट टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड। देखो मस्ट मॉडल का इस्तेमाल है भाई, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी अथॉरिटीज़ है, जो सिविक बॉडीज़ है, जो भी लोग काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी और जो पुलिस है, मस्ट टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड, एकदम साफ सुथरा और मजबूत कदम उठाना ही चाहिए इन सच मैटर्स, इन मामलों में। वी आर एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब क्या है कि हम एकदम परप्लेक्स्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, टू अंडरस्टैंड, हम ये समझ नहीं पा रहे हाउ द स्टेट कैन बी अ म्यूट बाई स्टैंडर। पूरा मतलब स्टेट है, जो हमारा स्टेट, वो कैसे एक मूक दर्शक बन के देख सकता है, कैसे पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कैसे सरकार कुछ नहीं कर रही है। एंड हाउ द स्टेट कैन अलाउ सच इलीगलिटीज, इलीगलिटीज बोला ही नहीं जा रहा, इलीगल होता है ना, तो इलीगलिटीज, कैसे इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों को सरकार अलाउ कर सकती है। टू अकर, होने से, टू अकर का मतलब होने से, कैसे इसको होने दे सकती है ना प्यारा। चलिए, तो पुलिस को काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, टेक अ क्लियर एंड फर्म स्टैंड। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है कि इन आवर व्यू, ये छोटे छोटे जुमले हैं, हमारी नज़र में, इसको रट लिया कीजिए। इन माई व्यू ऐसे करके बोला कीजिए, इन माई व्यू, इन आवर व्यू, इन हर व्यू। तो इन आवर व्यू, हमारे नज़रों में, द स्टेट शुड का इस्तेमाल है, टेक अ क्लियर, डेफिनिट एंड फर्म स्टैंड। भाई जो राज्य है उसको एक साफ सुथरा, एकदम डेफिनिट और एक फर्म, मजबूत एक कदम उठाना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, इन सच मैटर्स, इन मामलों में, एंड कम डाउन विद एन आयरन हैंड, और एक मजबूत आयरन हैंड का मतलब है कि एक मजबूत जो मेजर होता है, मजबूत उपाय के साथ आना चाहिए, टू सेंड अ क्लियर मैसेज, कि वो क्लियर मैसेज भेज सके टू ऑल एनक्रोचर्स, जितने भी जो एनक्रोचमेंट करते हैं उनको मैसेज पहुंच सके, दैट सच एनक्रोचमेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। देखो विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट कैपेसिटी, इस तरह का जो एनक्रोचमेंट है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एंड विल बी रिमूव्ड एज सुन एज दे आर सॉट टू बी प्लेस्ड। उनको रिमूव कर दिया जाएगा एज सुन एज, उतनी ही जल्दी रिमूव कर दिया जाएगा जितनी जल्दी दे आर सॉट, सीक मतलब होता है मांगना, कहना, जितनी जल्दी उनसे कहा जाता है टू बी प्लेस्ड, उनको
प्लेस करने के लिए कि बनाओ यहाँ पर, जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी रिमूव कर दिया जाएगा। एंड पिनल एक्शन बी टेकन, और पिनल एक्शन भी लिया जाएगा। वो विल, दोबारा यहाँ विल नहीं लगा है, सीधा बी टेकन, ये कानूनी एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ, बिहाइंड द रेजिंग ऑफ सच इलीगल स्ट्रक्चर। रेज मतलब उठाना, तो इस इलीगल स्ट्रक्चर्स को बनाने में, उसको उठाने में जितने लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी एंड जस्टिस नवीन चावला ऑब्जर्व, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया बेंच ने। द कोर्ट वॉज कंसर्न्ड, कोर्ट को कंसर्न किया गया, कब कोर्ट के दिमाग में डाला गया, आफ्टर एग्जामिनिंग, जब एग्जामिन कर लिया गया, सम फोटोज़, कुछ फोटोज़ को, प्लेस्ड बाय अ पिटिशनर। ये जो देख रहे हो ना प्लेस्ड बाय, ये फोटोज़ के बाद जो आ रहा है प्लेस्ड बाय, ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए। प्लेस्ड बाय का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर सम फोटोज, और यहाँ अचानक आ गया प्लेस्ड बाय अ पिटिशनर, पिटिशनर स्पेलिंग गलत, हाँ। तो ये जब भी आ जाए ना प्लेस्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, रिटन बाय, कंडक्टेड बाय, लेड बाय, तो ये समझ लो कि पास्ट तो ये है, ऊपर से ये पास्ट पार्टिसिपल है और उसका ये पैसिव वर्जन है, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये फ़ोटोज़ के बारे में बता रहा है कि कौन से फ़ोटो जिनको एक पिटिशनर के द्वारा प्लेस किया गया था। अगर मैं बोलता हूँ कि द बुक, यहाँ कर दूँ कि रिटन बाय चंदन सिंह, तो यानी कि चंदन सिंह के द्वारा किताब लिखी गई थी, उस किताब के बारे में बात करें तो द बुक रिटन बाय चंदन सिंह हैज़ बीन सोल्ड आउट, यानी कि वो किताब बेची जा चुकी। कौन सी किताब, रिटन बाय चंदन सिंह। ये छोटा सा जुमला है ना, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाता है, ये एडजेक्टिव है ना, मज़ेदार। आगे चलिए, ओह लाइट चेहरे पे, मज़ा ही नहीं आ रहा। चलिए फटाफट ख़त्म करते हैं गाइस। आगे क्या बच गया इसमें, तो प्लेस्ड बाय अ पिटिशनर हुज PIL, जिसका जो PIL है, सॉट एक्शन, जिसके PIL ने मांगा, डिमांड किया एक्शन का, अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट 2 मज़ार्स, 2 मज़ार्स बने थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने का इस PIL में मांग की गई थी। वन ऑन स्वामी दयानंद मार्ग रोड अपोजिट हसनपुर DTC डिपो, तो ये समझ ही गए होंगे, स्वामी दयानंद मार्ग पर है, जो कि हसनपुर DTC जो डिपो है उसके मतलब अपोजिट है। एंड अनोदर कहाँ है, वज़ीराबाद रोड पर है, इन भजनपुरा, यहाँ पर है। अच्छा, उन्होंने जब ये मांग की तो क्या क्लेम किया, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हुए, क्लेमिंग दैट, यह क्लेम करते हुए दैट दे वर इलीगल, कि वो इलीगल थे। आफ्टर एग्जामिनिंग द फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को एग्जामिन करने के बाद, आफ्टर के बाद देख लो कितना अच्छा वर्ब में ING, करने के बाद, आगे देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला। द बेंच टोल्ड द दिल्ली गवर्नमेंट्स काउंसिल, अब बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट के काउंसिल को कहा दैट लुक एट द फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स को देखो, हाउ कैन दिस बी अलाउड, ये कैसे अलाउ किया जा सकता है, दिस इज़ नॉट डन, ऐसा थोड़ी होता है। हाउ विल अ सिविलाइज्ड सोसाइटी सर्वाइव, कैसे एक सिविलाइज सोसाइटी सर्वाइव करेगा। इफ़ अ स्ट्रक्चर कम्स इन द मिडिल ऑफ द रोड, यहाँ पर देख लो, यहाँ वुड वाला नहीं है, फ्यूचर वाला दे दिया एकदम, कंडीशनल नंबर, कंडीशनल 1 दे दिया कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रोड पर आ जाए, तो क्यों सच्चाई है ना, इसलिए इमेजिनेशन में नहीं लिखा है। यू मस्ट कट डाउन विद एन आयरन हैंड, तुम्हें इन चीज़ों को कम करना चाहिए मजबूती से, आयरन हैंड का मतलब सख्त कदम उठा करके, आयरन हैंड।